का जो है, ठीक है, तो ये 3 जो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधीर लर्निंग नेटवर्क। अगर आप जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2026 दे रहे हो, चाहे वो 14 जेपीएससी की मेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो 2 बैकलॉग मेंस एग्जामिनेशन हो, यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉप 60 मोस्ट प्रोबेबल सीरीज जो आपका चल रहा है, उसमें आज जो हम पेश कर रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। टॉप 60 का जो है आज ये दूसरा क्वेश्चन। एक भारत ऐसा था जो कालिदास की कविताओं में जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसी समय पर एक भारत ऐसा भी था जो खेतों में संघर्ष कर रहा था, जो खेतों में अपना पसीना बहा रहा था। एक भारत ऐसा भी था जो आर्यभट्ट के विज्ञान पर गर्व कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसी समय पर एक भारत ऐसा भी था जो सामाजिक संरचनाओं में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। सवाल यह है कि कौन सा भारत गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहता है। आज इसी प्रश्न को जो है हम देखेंगे यहां पे हमारे टॉप 60 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। सो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द गुप्ता पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया क्रिटिकली एग्जामिन। ये क्रिटिकली एग्जामिन क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे जो हमारा क्वेश्चन का डिमांड है क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है। तो आपका जो ये आंसर राइटिंग फॉर्मूला है, ये आपका ICBLC, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपको चलना है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहला I फॉर इंट्रोडक्शन, C फॉर क्लेम, वाई गोल्डन एज। गुप्ता एज को गोल्डन एज किस लिए कहा जाता था, ये ऐसा क्लेम क्यों किया जा रहा है, यह आपको इस आंसर में बताना होगा। फिर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बी। IC के बाद बी आता है। बी में हम बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म की ओर जाएंगे। गोल्डन एज किस लिए कहा जाता है, उसके बाद इसका जो है बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म एक करेंगे। फिर L, लिमिटेशंस ऑफ द क्लेम। ये क्लेम जो है हमारा गोल्डन एज आपका गुप्ता पीरियड को कहा जाता है, उसके क्या लिमिटेशंस हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। और फिर फाइनली जो है कंक्लूजन, जो एक बैलेंस जजमेंट जो होता है, उसके ओर हम मूव करेंगे। आप देखिए यहां पे जो गुप्ता पीरियड का जो आपका है, ये हम लोग टाइमलाइन से समझते हैं। गुप्ता पीरियड आपका 320 to 550 CE, ये हमारा गुप्ता पीरियड का जो है वो टाइमलाइन होता है। गुप्ता पीरियड इज नोन फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आप देख लीजिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगा। जहां आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगा, जहां आपका सत्ता में कोई बार बार परिवर्तन ना आएगा, वहां पे आप देखोगे कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेगी, ठीक है। जब इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी जो है वो आएगा, जब आपके पास, जब स्टेट के पास जब पैसा हो, तो वो कहां पंपिंग करेगी, वो आपके कल्चरल डेवलपमेंट पे पंपिंग करेगी। तो देखिए आप कल्चरल फ्लोरिशिंग जो होता है वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा गुप्ता एज में। साथ ही साथ साइंटिफिक एडवांसमेंट, जो हम आर्यभट्ट की जो बात करते हैं, वो आप देखने को मिलेगा। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक साइंटिफिक एडवांसमेंट का जो दौर है वो आपको दिखेगा गुप्ता के काल में। इसीलिए ये जो है हमारा गोल्डन एज का जो पीरियड है, गुप्ता पीरियड, उसको कहा जाता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि गुप्ता पीरियड जो गोल्डन एज है, उसका एक विरोधाभास भी है। उसमें आप देख सकते हैं सोशल इनइक्वालिटी प्लस रीजनल लिमिटेशंस प्लस डिक्लाइन, ठीक है। इसीलिए गुप्ता पीरियड को जो है रिलेटिव गोल्डन एज बोला जाता है। मतलब कि यह सिर्फ एक खास लोगों के लिए, एक एलीट क्लास लोगों के लिए है। यह आपको लास्ट में जो है ये आपको दिखाया जाएगा। ये आपको आंसर में लिखना है, प्रूफ करके आपको दिखाना है। जो आप क्रिटिसिज्म, जो आप लिमिटेशंस ऑफ क्लेम, जो गुप्ता पीरियड जो गोल्डन एज कहलाता है, उसके जब आप लिमिटेशंस लिखोगे, तो उसके बाद जब आप यहां पे कंक्लूड करोगे आंसर को, तो यहां पे आपको ये दिखाना होगा कि यह एक रिलेटिव गोल्डन एज है। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। यह हिंदी में जो है वो आपका ट्रांसलेशन जो है वो दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले आप ये देख सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या डालेंगे यहां पे, आप वो देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताना है, और जो एक डिबेट जो चलता है गुप्ता पीरियड के ऊपर गोल्डन एज पे, वो आपको यहां पे डिस्कस करना है। गुप्ता पीरियड जो है हमारा 4th to 6th सेंचुरी जो है वो आपका इसका जो टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स जो आते हैं, चंद्रगुप्त II और समुद्रगुप्त, उसके बारे में जो है आपको इंट्रोडक्शन में डिस्कशन करना है यहां पे। और यहां पे आपको बताना है कि ये गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया किस लिए कहा जाता है, ड्यू टू रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, लिटरेचर, साइंस,
आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हाउएवर कुछ हिस्टोरियंस जो है इस आपको जो क्लेम है हमारा कि गुप्ता पीरियड गोल्डन एज है, इसको डिबेट करते हैं। यही आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। नाउ मूविंग टू द बॉडी पार्ट, मेन पार्ट जो आपका आंसर राइटिंग में जो आता है वो बॉडी पार्ट होता है। यहां पे आप देख लीजिए कि आपको यहां पे एक न्यूमोनिक्स जो दिया हुआ है यहां पे पील्स, उसके बेसिस पे जो है आपको अपना आंसर तैयार करना है। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, एल फॉर लिटरेरी कल्चरल और एस फॉर साइंटिफिक। ये पील्स जो है मोटा मोटी इसी पे जो है आपका आंसर जो है आपको अपने आंसर को इवॉल्व करना है। आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। यहां पे सबसे पहला पार्ट पील्स में आप पॉलिटिकल एक्सेलेंस जो है उसके बारे में जो है हमको देख लेंगे। पॉलिटिकल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी, आप देख लीजिए कि गुप्ता पीरियड का जो एम्पायर था वो लार्ज टेरिटोरियल एम्पायर था। आप यहां पे देख सकते हैं ये साउथ में गोदावरी रिवर से लेकर नॉर्थ में आपका ये कश्मीर वगैरह सब कवर करता था। इस साइड में आप देखोगे तो ये रिवर ब्रह्मपुत्र से इनका अफगानिस्तान में भी जो था यहां पे इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन था। यहां पे ये रूल करते थे। एफिशिएंट गवर्नेंस के मामले में गुप्ता पीरियड का जो है वो नाम लिया जाता है। पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर, जो फाहियां जो ट्रैवलर जो थे, चाइनीज ट्रैवलर जो थे, वो आपके गुप्ता पीरियड में ट्रैवल करके इंडिया आते हैं और वो बताते हैं कि पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका यहाँ पे वो काफी सही कंडीशन में होता है यहाँ पे। और मिलिट्री सक्सेस, जो हमारे इलाहाबाद पिलर के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो समुद्र गुप्त के जो आपके रेड्स के बारे में बताते हैं, नॉर्दर्न एक्सपेडिशंस, साउदर्न एक्सपेडिशंस, वो कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो ये मिलिट्री सक्सेस जो है वो ये सब आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सेलेंस में जो है आपका ये पॉइंट जाता है। आप लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आपको अपने आंसर राइटिंग में दिखाना होगा, तभी जो है एग्जामिनर इंप्रेस होके आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। आप देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहां होगा वहां पे आपका इंटरनल पीस होगा, इंटरनल पीस से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ से देखिए आपका कल्चरल डेवलपमेंट होगा। ये अभी कुछ देर पहले मैंने ये फ्रेमवर्क डिस्कस किया था, यही आपको अपने आंसर में डालना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। अब आपका जो मैंने पहला पार्ट में आपको बताया था, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट कुछ यहां पे भी आएगा। आपका एग्रीकल्चर जो था वो आपका फ्लोरिशिंग स्टेट में था। एग्रीकल्चरल सरप्लस प्रोड्यूस होता है। जब एग्रीकल्चरल सरप्लस प्रोड्यूस होता है तो स्टेट का जो रेवेन्यू है वो हायर होता है। स्टेट को टैक्स करने का जो अथॉरिटी होता है वो आपका हायर लेवल पे होता है। इसलिए जो है आपका जहां रेवेन्यू आपका ज्यादा होगा तो वहां पे आपका क्या है, स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आप देखने को मिलेगा। आपको स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो आपको यहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जाता है। दूसरा पॉइंट आप देखोगे कि गोल्ड कॉइनेज का जो है आपको जो दिनार जो बोलते हैं गुप्ता पीरियड में, वो आपको एक्सटेंसिव आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ये गोल्ड कॉइनेज एक्सटेंसिव जो हम देखते हैं इस पीरियड में, ये क्या डिनोट करता है कि ट्रेड जो है हमारा, जो कॉमर्स जो है हमारा, वो वहां पे काफी फ्लोरिशिंग मोड में था आपका। आप देख सकते हो कि ये गोल्ड कॉइनेज जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में काफी मददगार होते थे, काफी मददगार साबित होते थे। आपका इनलैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड जो है उसका हमें एविडेंस मिलता है। मैरीटाइम ट्रेड में आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और सम पार्ट्स ऑफ मेडिटेरेनियन कंट्रीज, जो रीजन जो होते थे वहां से हमें मैरीटाइम ट्रेड देखने को मिलता है। जो आउटसाइड द इंडिया जो आपके जो ट्रेड होते हैं वो हमें देखने को मिलता है। इनलैंड में आप देखोगे कि रोड्स का कनेक्टिविटी, वाटरवेज का जो कनेक्टिविटी है वो हमें अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे उस समय। आप यहां पे आंसर जब आप फ्रेम करोगे, यहां पे लिखोगे, तो आप एक कीवर्ड जो है उसको आपको जरूर से यूज करना है, ये मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। यहां पे आप ग्रोथ ऑफ गिल्ड्स को हम गुप्ता पीरियड में श्रेणीज के टर्म से जानते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको ये पूछा जा सकता है कि श्रेणीज जो टर्म है वो किस चीज के लिए यूज होता है। तो यहां से आपका आंसर क्या निकल के आता है, गिल्ड्स, ठीक है। इस गुप्ता फेज में आप देखिए कि गिल्ड्स का जो है, श्रेणीज का जो है वो उभर कर जो यहां पे रोल आपको देखने को मिलता है। ये क्या करते थे, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी ट्रेड्स, कॉमर्स जो भी आपका यहां पे होता था वो इनके थ्रू देखने को मिलता था। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनका बेसिक फंक्शन क्या था, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते थे। गुप्ता पीरियड में हम अर्बन प्रॉस्पेरिटी देखते हैं। यहां पे टेक्सटाइल, मेटल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है होता है वो उभर कर आता है। और ये सब काफी जो है आपका अर्बन प्रॉस्पेरिटी, अर्बन कल्चर जो है उसको डेवलप करने में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हम देखते हैं। किंग जो होता है, राजा जो होता है, वह उनका जो रोल होता है वो डे टू डे गवर्नेंस में बिल्कुल वहां पे जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है, बट जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज है वो डेलीगेट किए जाते हैं वहां पे। ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें देखने को मिलता है। जो प्रोविंसेस जो होते हैं, जो एक आपका एम्पायर है वो नंबर ऑफ प्रोविंसेस में वो बटे होते हैं, उस प्रोविंसेस को हम लोग भुक्ति कहते हैं गुप्ता टर्म में। ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, जो मेंस में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वहां से आपको पूछा जा सकता है वहां पे कि भुक्ति जो टर्म है वह किसके लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे आपका ये आंसर प्रोविंसेस होगा। ठीक है, लोकल ऑटोनॉमी भी हम देखते हैं। ठीक है, आपको यहां पे सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस जो है होता है वह भी देखने को मिलता है। राजा जो है उसका प्रोमिनेंट रोल होता है, बट आपको लोकल ऑटोनॉमी भी देखने को मिलती है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने को मिलती है। जो विलेज और टाउन जो थे वो लोकल अफेयर्स मैनेज कैसे करते थे? थ्रू असेंबलीज एंड ऑफिशियल्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में जो आप फॉर्मूला डाल सकते हो, आप ये देखो, सेंट्रल अथॉरिटी प्लस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल टू स्टेबिलिटी। यह फॉर्मूला बेस्ड जो आपका आंसर राइटिंग है ये काफी इफेक्टिव होता है आपको नंबर इंप्रूव करने में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लिटरेरी एंड कल्चरल जेनिथ। ये आपका गुप्ता पीरियड का जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका डायमेंशन है, जो लिटरेचर जो आपका होता है यहां पे, वह गुप्ता पीरियड में काफी जो है उभर कर आता है। यहां पे आप देखिए कि कालिदास लिटरेचर में जो है वो काफी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, ये सारे के सारे जो वर्क है, ये 3 वर्क जो है ये कालिदास इसी पीरियड में आपके कंपोज करते हैं। संस्कृत का एक अलग ही ऑरा होता है इस समय में। संस्कृत काफी जो आपके रीजनल लैंग्वेज है उसको डोमिनेट करते हैं। पुराण कंपाइल, इस फेज में आप देखोगे कि बहुत सारे पुराण जो है वो लिखे गए और बहुत सारे पुराण जो है उनको ट्रांसलेट भी किए गए। आप इसी फेज में, गुप्ता फेज में देखोगे, आप देखो कि लिटरेचर के लिए यह कितना सिग्निफिकेंट फेज है, जहां पे लिटरेचर जो है वो बूम फेज में होता है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे कि इस फेज में, गुप्ता फेज में, सेंटर्स ऑफ लर्निंग जो होते हैं वह उभर कर आते हैं। आप देखो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कौन नहीं जानता है। इसके जो फाउंडर थे कुमार गुप्ता टू, ये आपके कुमार गुप्ता वन, सॉरी, ये आपके गुप्ता डायनेस्टी के ही रूलर होते हैं। यहां ये भी आप देख सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो कुमार गुप्ता वन के द्वारा जो स्थापित किया गया था, यह आपका मेंस में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वहां पे भी आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। ठीक है, आपको आंसर में ये जरूर लिखना है, गुप्ता एरा मार्क द क्लासिकल एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ये जो मैंने अभी बताया कि संस्कृत जो है वो फ्लोरिस्ट, जो आपका रीजनल लैंग्वेज जो था उसके ऊपर संस्कृत जो है वो भारी पड़ता है इस समय में। ठीक है, आप यहां पे देख लीजिए फ्लो चार्ट जो आपका एक यहां पे बनेगा, रॉयल पैट्रोनेज मिलता है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ संस्कृत, जो लिटरेचर का जो आपका यहां पे फेज होता है उसको रॉयल पैट्रोनेज मतलब कि जो कोर्ट जो होता है, किंग आपको किंगडम की तरफ से जो है यहां पे लिटरेचर को बढ़ावा दिया जाता है। उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ ऑफ संस्कृत जो लैंग्वेज है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, उसका ग्रोथ देखने को मिलेगा। संस्कृत जहां आपका ग्रोथ करता है वहां पे आप देखिए लिटरेरी एक्सेलेंस, ये तीनों के तीन जो है ये आपके संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ठीक है, आप देख लीजिए कल्चरल रिनाइसा होता है यहां पे, और यहां पे जो एक गोल्डन एज का जो आपका इमेज है वह उभर कर आता है आपका गुप्ता पीरियड में। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एडवांसमेंट। यहां पे आप देखिए कि आर्यभट्ट जिनके बारे में बार बार जिक्र होता है एंसेंट इंडिया में, वह गुप्ता पीरियड के ही समय में आते हैं, और इनके द्वारा जो एक बुक है आर्यभट्टीय वो इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जीरो का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी गुप्ता फेज में ही आया है। एस्ट्रोनॉमी में जो है वो काफी सारा जो है नया नया इन्वेंशन हुआ है उस समय। आप देख लीजिए कि प्लैनेटरी मूवमेंट के बारे में जो है आर्यभट्ट ने उसी समय बताया आपको, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे घूमता है। यह भी जो है आर्यभट्ट ने इस फेज में बताया। डेसिमल सिस्टम का जो है खोज इस समय हुआ। बाद में यह आप देख सकते हो कि अरब वर्ल्ड और यूरोप में डेसिमल का जो खोज होता है वो इंडिया से ही आपका यूरोप और अरब कंट्रीज में बाद में जाता है।
साथ ही साथ यहां पे आर्यभट्ट ने पाई का वैल्यू जो है वो यहां पे स्थापित किया, पाई इक्वल टू 3.14 जो आपका अप्रोक्सीमेटली जो आता है, जो हम पढ़े थे बचपन में मैथ्स में जब हम पढ़ते थे, पाई इक्वल टू 3.14। आप देख सकते हो ये गुप्ता पीरियड में ही आर्यभट्ट ने जो है वो खोज के दिया था। आप यहां पे देखिए एक फ्लो चार्ट जो है, ये फ्लो चार्ट फॉर्मूला ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस आंसर राइटिंग में, इसी से जो है आपका नंबर बढ़ेगा। आप ये देखिए साइंटिफिक इंक्वायरी से आपका क्या बढ़ता है, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी से नॉलेज एंड इनोवेशन, उसके बाद जो है आपका ग्लोबल इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, आपको सब कुछ पीडीएफ में नहीं मिलेगा, मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है, आपको भी ये सब पॉज करके जो है वो लिखना पड़ेगा यहां पे, तभी जो है आप एक कंप्लीट आंसर जो है लिख पाओगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जब हम देखेंगे यहां पे, तो आप देख सकते हैं कि अजंता केव पेंटिंग्स में जो आपका डेवलपमेंट हुआ है, अजंता केव पेंटिंग्स, ये मूरल पेंटिंग्स का जो है वो आपको देखने को मिलता है यहां पे। मूरल पेंटिंग्स क्या होता है, मूरल पेंटिंग्स किसी भी वॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप डायरेक्टली पेंट करते हो तो उसे हम मूरल पेंटिंग्स बोलते हैं। मूरल पेंटिंग्स का जो आपका थीम्स होता था, जो अजंता केव पेंटिंग्स में आपको यहां पे दिखेगा, वो बुद्धिस्ट थीम और सोशल लाइफ पे आपको देखने को मिलेगा। टेंपल आर्किटेक्चर, ये आपका जो नगारा स्टाइल का जो नॉर्थ इंडिया में आपका चलता है, टेंपल का आर्किटेक्चर जो चलता है, वो इस समय में काफी जो है डेवलपिंग फेज में आता है आपका। और एक दशावतारा टेंपल देवघर जो आपका जो मॉडर्न डे यूपी में है, वो आपको दिखेगा इस फेज में आपको बनते हैं। ये आप देख लीजिए, यूपीएससी का 2026 प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो टेंपल है वो नगारा स्टाइल में बना हुआ है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन साउथ इंडिया के टेंपल होते हैं। अगेन साउथ इंडिया टेंपल आपके द्रविड़ स्टाइल में बनते हैं, ये नॉर्थ इंडिया टेंपल जो आपको नगारा स्टाइल में बनते हैं। और ये दशावतारा टेंपल देवघर, यही जो है आपका ऑप्शन में एक लौता सिंगल जो था वो आपका दिया गया था नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया से। तो ये आपका, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो ये क्वेश्चन जो है आप यूपीएससी में इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलिए वो यूपीएससी की बात है, अभी हम जेपीएससी पे आते हैं वापस से। आपको अपने आंसर राइटिंग में एक फ्रेज यूज करना है, क्लासिकल रिफाइनमेंट इन एस्थेटिक्स, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला आप यहां पे देख लो, आर्टिस्टिक एक्सेलेंस प्लस आर्किटेक्चरल इनोवेशन प्लस रिलीजियस एक्सप्रेशन इक्वल टू क्लासिकल गुप्ता एज। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला, न्यूमेरिक्स, फ्लो चार्ट, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में। यही आपको जो है +4 +5 आपको आंसर राइटिंग में दिलाएंगे। अब जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन का जो पार्ट है वो हम लोग बॉडी पार्ट 2 पे जाएंगे, ठीक है, जहां पे हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे। आप यहां पे निमोनिक से समझ सकते हो, SREL, ठीक है। ये SREL क्या डिनोट करता है, S स्टैंड्स फॉर सोशल इनइक्वालिटी, R stands for regional limits, E stands for economic strain, L stands for limited inclusiveness। अब ये चारों को हम एक एक करके जो है वो समझते हैं। देखिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो सोशल इनइक्वालिटी। आप देखिए इस समय में रिजिड कास्ट हायरार्की जो होता है वो डेवलप हो जाता है, वुमेन का जो स्टेटस होता है वो डिक्लाइन करता है। तीसरा, आपको यहां पे अनटचेबिलिटी जो है वो काफी हद तक उभर कर आ जाता है। जो फाइया जो है वो अनटचेबिलिटी के बारे में यहां पे आपको बताते हैं कि शूद्र का जो जीवन था वो काफी ज्यादा शर्मनाक स्थिति में था। उनको जो है जब भी वो स्ट्रीट्स पे चलते थे तो वो कुछ लगा के चलते थे कि ऊंची जाति के लोगों को वो पता चले कि जो शूद्र जो है वो जा रहे हैं और वो लोग उनसे दूर हटके रह सकें। क्रिटिकल लाइन में आप देख लीजिए, गोल्डन एज फॉर एलिट्स नॉट फॉर ऑल सेक्शंस। यह गोल्डन एज की जो बात हम करते हैं यह सिर्फ एलिट्स, सिर्फ राजा के इसमें कोर्ट में जो काम करते थे मिनिस्टर्स के लिए या फिर नोबल्स के लिए, जो आम आदमी जो आपके गुप्ता एज में थे, ठीक है, उनके लिए यह कभी भी क्लासिकल एज जो आपको बोला जाता है वह नहीं था। हो कि जो बेनिफिट्स था, जो आपका कल्चरल रेनाइसा के बारे में जो आपको कहा जाता है, गोल्डन एज के बारे में जो आपको कहा जाता है, वह सिर्फ नॉर्थ इंडिया में जो था वह सीमित था। या साउथ इंडिया या पेरिफेरल जो आपका एरिया था, बाउंड्री जो आपका गुप्ता एम्पायर का जो होता है, या साउथ इंडिया जो होता है, उसमें आपको इसका बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो यह आपको रीजनल लिमिटेशन आपको दर्शाता है। यहां पे आप फ्लोचार्ट में देख सकते हैं, इंपेरियल कोर बेनिफिटेड मींस नॉर्थ इंडिया। गुप्ता एम्पायर कहां से रूल करता था, आज का मॉडर्न डे पटना पाटलिपुत्र रीजन। तो ये नॉर्थ इंडिया इंपेरियल कोर हो गया आपका नॉर्थ इंडिया रीजन। पेरिफेरल रीजन्स लेस इंपैक्टेड। पेरिफेरल रीजन्स मींस बॉर्डर एरियाज नॉट यूनिवर्सली गोल्डन।
आपका यूनिवर्सली गोल्डन कब कहलाता है? जो इंपायर्स हैं आपके, सॉरी, जो आपका टेरिटोरियल एक्सपेंशन है गुप्ता इंपायर का, वो पूरे के पूरे इसमें जब आपका इसका इंपैक्ट देखने को मिलता, तब इसे हम यूनिवर्सली गोल्डन मानते। ऐसा नहीं है, इसलिए हमने कहा नॉट यूनिवर्सली गोल्डन। इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शंस की जब हम बात करेंगे तो आप देखिए, लैंड ग्रांट्स वीकेंड सेंट्रल रेवेन्यू, बिगनिंग ऑफ द फ्यूडल टेंडेंसीज। जो सामंतवाद का जो आपको देखने को मिलता है, ये आपका मिडाइवल हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो सामंतवाद का जो एक प्रथा होता है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। बट इसकी शुरुआत जो होती है यह गुप्ता पीरियड से ही जो है वो शुरू हो जाती है। लैंड ग्रांट्स, ठीक है, राजा स्टेट जो होता है वह अपने फ्यूडेटरीज को, अपने अंडर जो काम करते हैं उनको लैंड ग्रांट करता है, और लैंड ग्रांट करने के लिeu में क्या वो उनसे एक्सपेक्ट करता है कि जब भी उनके स्टेट पे किसी बाहरी आक्रमण का सामना हो तो ये जो लैंड ग्रांट्स जिन भी फ्यूडेटरीज को दिए गए हैं वह उस समय आगे आए और उनके एरिया को प्रोटेक्ट करे। यही आपका हमारा सामंतवाद का कॉन्सेप्ट। जब आपका ये सामंतवाद का कॉन्सेप्ट आया तो इससे क्या हुआ, आपका रेवेन्यू का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। ठीक है, जो आपका सेंट्रलाइज रेवेन्यू, जो रेवेन्यू आपका सिर्फ स्टेट के पास जाता था, आपने लैंड ग्रांट कर दिया। लैंड ग्रांट से जो रेवेन्यू आता था वो रेवेन्यू आपने खो दिया। यही यहां पे आपको बताया गया, रेवेन्यू डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, रेवेन्यू डिसेंट्रलाइजेशन से हुआ क्या, फिस्कल वीकनेस, पैसों की कमी होने लगी। पैसों की कमी से क्या होता है, कोई भी राज्य जो होता है, कोई भी स्टेट जो होता है वो पैसे से ही चलता है, पैसा पावर। ठीक है, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप क्या देखते हो, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन जो होना स्टार्ट होता है आपका गुप्ता में, वो हमें देखने को मिलता है। एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड डिक्लाइन, जब आपके पैसे का कमी होता है तो यहां पे पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। और आप यहां पे देखते हो कि स्कंदगुप्त जो होते हैं वो हुनास को जो है वो फाइट करते हैं। और आप यहां पे देख सकते हो कि गोल्डन फेज जो था वो कोई परमानेंट आपका ये नहीं था। गुप्ता पीरियड के इंटायर जो रूलर्स थे उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलता है। ये स्कंदगुप्त के समय में देखिए, ये हुनास की तरफ, हुनास से जो है इनका युद्ध होता है। तो जो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की जो बात करते हैं, वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है गुप्ता एम्पायर में। नाउ फ्रेंड्स, मैंने बार बार कहा है, हिस्ट्री के आंसर जब भी आप लिखोगे तो हिस्टोरियन के व्यू को आपको इंक्लूड करना ही करना है, वरना ये आंसर बहुत ही जनरलिस्टिक लगेगा। यहां पे आप देखो, आप एक हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो कि आरसी मजूमदार जो हिस्टोरियन होते हैं वह गोल्डन एज के व्यू को जो है वो सपोर्ट करते हैं। उनका मानना है कि जो गुप्ता पीरियड है, जो गुप्ता एम्पायर है, वह वाकई जो है आपका एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज होता है। बट वहीं आप दूसरी तरफ मॉडर्न हिस्टोरियन जो होते हैं वह ऐसे किसी भी रोमांटिसाइजेशन के खिलाफ हैं। उन्होंने इसका जो है, उन्होंने कहा है कि जो एनालिटिकल मैच्योरिटी के साथ जो है गुप्ता पीरियड को हमें देखना होगा। लास्ट में फ्रेंड्स हम कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। तो कंक्लूजन का जो फॉर्मूला है आपका वो आप देख सकते हो, एक्नॉलेज प्लस क्वालिफाई प्लस बैलेंस्ड जजमेंट। ठीक है, आपको कंक्लूजन में कुछ नहीं लिखना है, आपको बताना है कि गोल्डन एज था बट सेलेक्टिव एलिट्स लोगों के लिए था, और ये आपका जो एब्सोल्यूट गोल्डन एज है ऐसा कोई फेनोमेना नहीं था आपका। वहां पे आपको यही बताया गया है, रिलेटिव गोल्डन एज था आपका रादर देन एब्सोल्यूट वन। तो फ्रेंड्स, यही था आपका गुप्ता पीरियड को जो है आपका माना जाता है कि गोल्डन पीरियड कहा जाता है। वह क्यों है, क्यों नहीं है, किस वर्ग के लिए था, किस वर्ग के लिए नहीं था, इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है आज हमने देखा। इसका आपको पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।